नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका चौधरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी हूँ, प्रकाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। आज हम बात करना चाहते हैं रूटीन एंटीनेटल केयर की। एक्चुअली बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे डॉक्टर के पास कितनी बार जाना है, मुझे कितने अल्ट्रासाउंड कराने हैं, कौन से टेस्ट कराने हैं। तो एक फ़ीमेल इस सबको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती है। सेकंड चीज़ ये होती है कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक रूटीन एंटीनेटल केयर है, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की एंटीनेटल केयर है। तो उस फ़ीमेल को ये पता है कि वो रूटीन एंटीनेटल केयर में आएगी या हाई रिस्क एंटीनेटल केयर में आएगी। क्योंकि आजकल का लाइफ़स्टाइल इतना वैसा हो गया कि हस्बैंड वर्किंग है और फीमेल इमोशनल है, वो अकेले आना नहीं चाहती है, तो उसको कब वो प्लान करनी चाहिए। अगर ये प्लान्ड विज़िट होंगी तो शी विल बी वेरी हैप्पी और फैमिली में भी सब कुछ प्लान्ड रहेगा, डिसाइड रहेगा, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। गर्भावस्था एक महिला के जीवन का बहुत ही खूबसूरत पल होता है। यहाँ से एक महिला की नई जिंदगी शुरू होती है। हालांकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इसमें जहाँ खुशी होती है, वहीं मूड स्विंग, तनाव और स्ट्रेस भी होता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के 9 महीनों को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। हर ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं। पहला ट्राइमेस्टर सप्ताह 1 से शुरू होता है और सप्ताह 12 तक चलता है। दूसरा ट्राइमेस्टर सप्ताह 13 से सप्ताह 15 तक चलता है, जबकि अंतिम और तीसरा ट्राइमेस्टर वीक 28 से शुरू होकर बच्चे के बर्थ तक होता है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहतमंद बनाने के लिए आपको हमेशा डॉक्टर की देखभाल में रहना चाहिए। मेडिकल टर्म्स में इसे प्री नेटल केयर कहते हैं। प्री नेटल केयर का मतलब है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो एक महिला को गर्भवती होने के दौरान दी जाती हैं। प्रीनेटल केयर का मकसद गर्भवती महिला को नियमित जांच और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। सेहत इंडिया में आज हम बात करेंगे प्री नेटल केयर की और डिटेल में समझेंगे 9 महीना के उस सफर को जो एक नए जीवन को जन्म देता है। तो आपको मिनिमम 4 विज़िट डॉक्टर की करनी है। वो होती है, एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुए, आप 8 वीक्स पे 12 वीक्स के अंदर चले गए। सेकंड आपको 26 हफ्ते के पास जाना है, फिर आपको 32 हफ्ते पे जाना है, फिर आपको लास्ट में 36 हफ्ते पे जाना है। ये आपके डॉक्टर मिनिमम 4 विज़िट ये उनके लिए डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन करी है, जो लोग दूर रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, रूटीनली डॉक्टर के पास हमेशा नहीं जा सकते, तो उनको ये 4 विज़िट तो मिनिमम ज़रूर लेनी है, सो दैट उनकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल रहे, सारे टेस्ट हो सके, ग्रोथ पता चल सके और वो हेल्दी डिलीवरी हो सके। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे पीरियड्स ओवरड्यू हो गए हैं और सबसे पहले आपकी गायनी बोली कि आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। ठीक है, तो आप घर पे एक प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसमें 2 लाइन आती हैं, पॉजिटिव आता है, यू आर वेरी हैप्पी। तो एज़ सून एज़ यू गेट दैट टेस्ट पॉजिटिव और या आपके पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, आपके टेस्ट पॉजिटिव भी नहीं आया लेकिन पीरियड्स ओवरड्यू हो गए, पहले नॉर्मल साइकिल थी, कभी ओवरड्यू नहीं हुए, तो आपको अपनी गायनी के पास जाना है, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट विज़िट। फिर क्या होता है फर्स्ट विज़िट में क्या आपकी डॉक्टर करेगी, आपके डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करेंगी, वो कन्फर्म करेंगी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है और प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है? तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी से क्या डरना होता है कि कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी अपने नॉर्मल यूट्रस के अंदर ना होकर किसी और जगह पे जाके बच्चा ग्रो करने लगता है, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो आपकी डॉक्टर फर्स्ट विज़िट पे उसको कन्फर्म करेगी। एंड आपकी जो डॉक्टर है वो आपको कुछ रूटीन एंटीनेटल केयर टेस्ट बताएँगी, जो आपको एएनसी प्रोफाइल के नाम से फ़ेमस है, वो आपको कराने होंगे। फिर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना होगा और सम फीमेल्स को क्या होता है कि मोस्टली फीमेल्स को नॉज़िया एंड वॉमिटिंग होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो उसके लिए कौन-सी मेडिकेशन लेनी है, कैसे उसको हैंडल करना है, तो ये फर्स्ट विज़िट में आपकी डॉक्टर आपको बताएगी। और फर्दर प्लान उनका जो भी होगा विज़िट का कि आपको कब आके उनसे मिलना है, कब-कब टेस्ट कराने होंगे फर्दर, क्योंकि फर्स्ट विज़िट में तो उसने सारा रूटीन वर्कअप कर लिया आपका और ये भी पता लगा दिया कि यू आर अ रूटीन एंटीनेटल पेशेंट नॉट ए हाई रिस्क वन। तो पहली विज़िट तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ये हो गई। सेकंड आपका जो डॉक्टर है वो आपको 12 वीक का एक अल्ट्रासाउंड, एक तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया, सेकंड अल्ट्रासाउंड सेकंड विज़िट वो आपको 12 वीक के बाद रखेंगी। उसमें वो आपका लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कराती है, उसमें एनटीएनबी स्कैन होता है डाउन सिंड्रोम वगैरह को रूल आउट करने के लिए मोस्ट कॉमनली। तो डुअल मार्कर अगर आपके डॉक्टर को लगेगा उसे डुअल मार्कर कराने की ज़रूरत है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक बढ़ रहा है, आप एनीमिक तो नहीं हो रही हैं, तो ये सेकंड विज़िट होती है। इसमें लेवल 1 स्कैन कराते हैं, उसको एनटीएनबी स्कैन बोलते हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम हो गया
एडवर्ड बटाऊ, बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं जेनेटिक, जो आपके डॉक्टर उस समय रूल आउट करती है। थर्ड विज़िट जो होती है वो आपकी 20 वीक पे होती है। 20 वीक पे आपको क्या करते हैं, लेवल 2 का स्कैन कराते हैं, उसको टारगेट स्कैन बोलते हैं। उसमें डॉक्टर आपकी देखते हैं कि आपका जो बच्चा है वो सही से ग्रो कर गया, उसके सारे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, वो सही से बने हैं, कोई एब्नॉर्मल तो नहीं है, कोई कंजेनिटल एनोमली तो नहीं है। तो इस स्कैन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस स्कैन को मिस नहीं करना है। जब आप बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, आपको लगता है हम तो स्कैन करा के आ गए, अब स्कैन की इतनी ज़रूरत क्या है? लेकिन ये लेवल 2 स्कैन जो है, टारगेट स्कैन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक एनोमलस बेबी को आगे तक लेके जाओगे, फिर आपकी अबॉर्शन करने की लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी, है ना? तो हाँ, ये स्कैन ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और ये कराना चाहिए। इसी दौरान डॉक्टर आपका यूरिन का टेस्ट करती है, जिसमें वो एल्बुमिन देखती है, कहती क्योंकि ये जो इसमें हार्मोनल लोड जो इंक्रीज़ हो रहा होता है और पेशेंट को एडिमा तो नहीं हो रहा है, पेशेंट के यूरिन में एल्बुमिन तो नहीं आ रहा है, कहीं वो पीआईएच में कन्वर्ट तो नहीं हो रही है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में तो नहीं जा रही है, उसके शुगर्स एब्नॉर्मल तो नहीं हो रहे हैं। तो ये विज़िट बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर इसके बाद आपको डॉक्टर बुलाएगी 26 वीक्स पे, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते बाद बुलाते हैं। वो इसलिए बुलाते हैं देखने के लिए कि उस विज़िट पे तो सब कुछ नॉर्मल था, अभी ग्रोथ कैसी जा रही है, क्योंकि बेबी की डिमांड बढ़ रही है। देखो, बेबी को आयरन चाहिए आपसे, कैल्शियम चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, जो डाइट आपकी होती है वो आपसे ही लेता है। तो आप वूमेन के अंदर तो कोई डेफ़िशिएंसी नहीं आ गई, क्योंकि बेबी की देखो बोन ग्रोथ कर रही है, मसल्स बन रही हैं, उसको प्रोटीन भी चाहिए। तो हम लोग फीमेल्स का असेसमेंट करते हैं कि पर एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसका क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो वेट भी आपकी डॉक्टर करती है कि कितना वेट आपने प्रेगनेंसी में गेन किया है, और उस दौरान वो फंडल हाइट वगैरह देख के और बेबी की पोजीशन भी चेक करते हैं, और आपका हीमोग्लोबिन करेंगी, शुगर्स करेंगी, थायरॉइड करेंगी और यूरिन रूटीन करेंगी, फिर आपको वो घर भेज देंगी। फिर नेक्स्ट विज़िट जो प्लान होती है वो 32 वीक्स पे होती है। उस दौरान एक बायोमेट्री स्कैन डॉक्टर कराती हैं। बायोमेट्री स्कैन जनरली 28 वीक से 32 वीक के बीच कराया जाता है। उसमें डॉक्टर ये देखती है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, तो उसमें वो एब्डोमिनल गर्थ देखेंगी, हेड सर्कम्फ्रेंस देखेंगी, फीमर लेंथ देखेंगी, लाइकर देखेंगी बच्चे के अराउंड, और प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है। फिर इन कुछ लोगों को प्रीटर्म लेबर का भी रिस्क होता है, तो सर्वाइकल ऑस क्लोज़ है, इंटरनल ऑस की लेंथ क्या है, वो सब डॉक्टर उस दौरान भी दोबारा रीचेक करेंगी। पहले तो वो कर ही चुकी हैं लेवल 2 में, अब ये ग्रोथ बेबी की चेक होगी, लाइकर चेक होगा, और ये देखा जाएगा बेबी हेल्दी ग्रो कर रहा है और आप जो खा रही हैं वो सप्लीमेंट बेबी को जा रहे हैं। तो कुछ केसेस में डॉक्टर डॉपलर भी कराती हैं। इस दौरान फिर से रिपीट टेस्ट होगा, आपका हीमोग्लोबिन देखा जाएगा, यूरिन रूटीन देखा जाएगा और शुगर्स भी देखे जाएँगे। फिर डॉक्टर आपका नेक्स्ट जो प्लान करती हैं वो 36 वीक्स पे करती हैं। वो 36 वीक्स पे एक्चुअली क्या होता है कि जो बेबी पोज़ीशन ले लेता है ना, या तो वो किफ़ेलिक होगा या वो ब्रीच होगा या ट्रांसवर्स होगा, वो फिक्स हो जाता है। 36 वीक के बाद बेबी इतना मूव नहीं करता, तो वो अपनी एक सर्टेन पोज़ीशन ले लेता है। 36 वीक का स्कैन वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर डिलीवरी का स्कैन होता है। उसमें बेबी पोजीशन आपकी डॉक्टर वैसे तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके सारी फाइंडिंग देख लेंगी, बस उनको सब कुछ ठीक लगेगा, बट फिर भी वो एक रूटीन स्कैन कराएँगी। ये लास्ट स्कैन ऑफ द प्रेगनेंसी होता है बिफोर द डिलीवरी। तो इसमें सारी चीज़ असेस होके वो फाइनली आपको बता देती है कि आपको अब 2 वीक्स के बाद आके 38 वीक्स पे उनको दोबारा मिलना है। कुछ डॉक्टर्स का क्या होता है कि एक्चुअली जो ईडीडी होती है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, वो 40 वीक्स पे होती है। बट मोस्टली डिलीवरीज़ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 2 वीक्स पहले ही हो जाती हैं। तो जो वो 2 वीक्स पहले डिलीवरी होती है, तो डॉक्टर्स 38 वीक पे विज़िट ज़रूर कराते हैं पेशेंट की, और उस दौरान वो आपको असेस करते हैं, इंटरनल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और आपका पेल्विक असेसमेंट करते हैं कि क्या ये बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा? फिर वो आपको समझाते हैं। अगर वो किफ़ेलिक है, नॉर्मल पोज़ीशन बेबी ने ले रखी है, तो वो नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। पेल्विस भी वो डॉक्टर चेक करती हैं, इंटरनल एग्ज़ामिनेशन करती हैं। और अगर बेबी ब्रीच है या कोई और माल प्रेज़ेंटेशन है, तो उसमें आपको सीज़ेरियन की ज़रूरत है या नहीं है, वो उस दौरान डिस्कशन होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के। तो इट्स वेरी गुड कि आप वो विज़िट करें। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट भी सब लोग फ़ोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में हो। उसका रीज़न ये है कि डिलीवरी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉर्मल डिलीवरी, ओके? नॉर्मल डिलीवरी में कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए, जस्ट ऑब्ज़र्वेशन चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है।
लेकिन अगर मान लो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि डिलीवरी के बाद की जो थर्ड स्टेज होती है, डिलीवरी तो हो गई, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन डिलीवरी के बाद सडनली फीमेल की एकदम से हालत डिटेरियोरेट हो जाती है। तो ऐसा जैसे लोग घरों में डिलीवरी कराते हैं या आस-पास छोटे सेंटर में या किसी से दाइयाँ आके डिलीवर करती हैं, तो उसमें वो क्या करती हैं, वो डिलीवरी करा देंगी, बट वो जो फीमेल है, उसकी वो जो प्लेसेंटा है, वो जनरली उसको ऑर्नल बोलते हैं, उसको भी वो निकाल लेंगी। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट बैक ही नहीं करा, वो ब्लीडिंग रुकी ही नहीं, पेशेंट डिटेरियोरेट होती जा रही है। अरे सब कुछ ठीक चल रहा था एंटीनेटल केयर में, तो सडनली ऐसे कैसे हो गया? तो जो गवर्नमेंट का जो प्रेशर है सबका, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का यही है कि फीमेल भी हेल्दी रहे बेबी के साथ-साथ। एंड कुछ गुड प्रैक्टिस होती है, जैसे फीमेल मतलब बेबी डिलीवर हुआ, वो सडन एकदम क्राई किया, फिर उनको मदर के लैंप पे रखना होता है। केयर अराउंड बर्थ का एक कंसेप्ट चल रहा है। उसमें क्या करते हैं, बच्चे को तुरंत डिलीवरी के बाद मदर के चेस्ट पे रखते हैं और डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। फिर टाइम जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएट करने का, वो तुरंत ही होता है, सो दैट एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाए बच्चे की। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ना बेबी क्राई नहीं किया, ये बेबी अटक गया, कुछ हो गया, तो उस केस में बेबी को नर्सरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से बेबी को भी और मदर को दोनों को फ़ायदा होता है। तो कभी भी ऐसे मतलब जो जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, स्पेशली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कभी भी फीमेल को ऐसे प्रेशराइज़ ना करें कि हमारी डिलीवरी तो घर पे हुई थी, हमारे टाइम पे ये हुआ था, ऐसे हुआ था। ठीक है, आपके टाइम पे ऐसे हुआ था, बट अभी चेंज हो रहा है, अभी बेटर केयर देना है हमें। नॉर्मल तो सब हो जाएगा, लेकिन व्हाई डोंट गिव यू बेटर केयर टू द फीमेल, जब सब लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, वूमेन भी हेल्दी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा, बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो हेल्दी उस बेबी को रेज़ भी कर पाएगी, अगर वूमेन की हेल्थ ठीक होगी तो। मेरे पास पेशेंट आते हैं और उनके घर वाले भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैम हम इतने अल्ट्रासाउंड क्यों कराएँ? बेबी अफ़ेक्ट हो जाएगा, कितने कराएँ, कितने नहीं कराएँ, कितने ज़रूरी हैं आप बस उतने ही बताना। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड की जो रेज़ है वो आपके बेबी को अफ़ेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बेबी अफ़ेक्ट होगा। लेकिन रूटीनली 4 अल्ट्रासाउंड तो देखो आपको कराने ही हैं, वो डब्ल्यूएचओ ने भी रिकमेंड करे हैं। फर्स्ट विज़िट का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं, उससे आपको डेटिंग एग्ज़ैक्ट डेटिंग जब डिलीवरी प्लान करती है ना आपकी गायनी, तो उसको फर्स्ट स्कैन की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। एक फर्स्ट स्कैन की इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही वूमेन प्रेग्नेंट हुई, वो 6 टू 8 वीक्स की हुई, तो आपकी गायनी ये चाहती है देखना कि वो इंट्रायूट्राइन बेबी है, उसकी डेटिंग स्कैन उसी को कहते हैं। थर्ड ये देखना चाहती है कि उसमें हार्ट बीट आ गई है या नहीं आ गई है, सर्विक्स की लेंथ क्या है, तो फर्स्ट स्कैन की इम्पोर्टेंस ही है। सेकंड स्कैन जो आपकी डॉक्टर कराती हैं, वो एनटीएनबी स्कैन बोलते हैं, लेवल 1 स्कैन बोलते हैं, वो 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते के बीच होता है, 12 वीक 16 डेज़। तो वो ये जो इसको लेवल 1 स्कैन बोलते हैं, एनटीएनबी स्कैन बोलते हैं। इस स्कैन की इम्पोर्टेंस ये होती है, इसमें आपके जो डॉक्टर है ना, वो कुछ नेज़ल बोन बनी या नहीं बनी, न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी क्या है, वो देखती हैं। वो उससे डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहती कि आप एक अनहेल्दी बेबी को ग्रो करो, है ना? उसका स्टिग्मा बहुत बेकार है, तो इस स्कैन की इम्पोर्टेंस है। ये स्कैन आपको कराना है, इसे लेवल 1 बोलते हैं। सेकंड आपको ये सेकंड स्कैन हो गया, थर्ड स्कैन जो कराते हैं उसको टारगेट स्कैन बोलते हैं, वो 18 से 22 हफ्ते के बीच कराना होता है। उसमें डॉक्टर आपके बेबी के सारे ऑर्गन्स को डिटेल में चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि कुछ हमसे मिस तो नहीं हो गया है और बेबी के सारे ऑर्गन अच्छे से डेवलप कर गए। अगर कोई उसमें उनको प्रॉब्लम लगती है तो वो आपकी गायनी के साथ उसको शेयर करते हैं। फिर कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, उनको भी देखना होता है। रूटीनली जो हम जो स्कैन करते हैं, हमारी जो वो होती है, फ़ोकस होती है, वो बेबी की ग्रोथ पे होती है, उसके ऑर्गन्स पे होती है, प्लेसेंटा पे होती है और सर्विक्स पे होती है और लाइकर पे होती है। इसके बाद आपकी गायनी आपको स्कैन के लिए बुलाएगी, बायोमेट्री स्कैन बोलते हैं उसको, 32 वीक्स पे करते हैं। उसमें डॉक्टर ये देखती है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हुई है। सारे ऑर्गन जो है वो फुली डेवलप हो चुके होते हैं। अब बेबी की ग्रोथ पे फ़ोकस होता है, लाइकर पे फ़ोकस होता है और प्लेसेंटा देखते हैं। वो प्लेसेंटा की ग्रेडिंग 1, 2, 3 होती है, वो आपके डॉक्टर जानती हैं। तो इस दौरान क्या करते हैं, जैसे वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखते हैं, एक्सपेक्टेड वेट और फीटल वेट देखते हैं। ये देखने के लिए कि कहीं आपका बेबी आईयूजीआर तो नहीं है। आईयूजीआर होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ ना रुक जाती है, तो आपकी गायनी ये देखना चाहती है कि आपके बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है, नहीं हो रही है। आप जो खा रही हैं कि आपके बच्चे को वो सप्लाई जा रही है, नहीं जा रही है। तो अगर उसको सस्पेक्ट होता है, अगर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेस देन 10 परसेंटाइल आती है, इफेक्टिव फीटल वेट अगर 10 परसेंटाइल से कम आता है, तो आपकी गायनी आपको डॉपलर रिकमेंड करेंगी। उसमें अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करते हैं और मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करते हैं, ये देखने के लिए कि जो आप बच्चों को ब्लड की
सप्लाई कैसे जा रही है, कि वो जा रही है प्रॉपर या नहीं जा रही। अगर वो प्रॉपर जा रही है देन शी इज़ हैप्पी, अगर वो प्रॉपर नहीं जा रही है तो शी विल नीड सम मेडिकेशन। लास्ट स्कैन जो आपकी डॉक्टर करती है वो 36 वीक से 38 वीक के बीच करती है, प्रेफरेबली 36 वीक्स। ये स्कैन इसलिए किया जाता है कि बेबी ने फाइनल पोजीशन क्या ले ली है, लाइकर कितना है, प्लेसेंटा कहाँ पर है और फाइनल ग्रोथ कैसी है, सो दैट नाउ शी इज़ हैप्पी। और अभी 2 वीक के बाद जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी तो शी इज़ हैप्पी कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो ये 4 मिनिमम स्कैन तो आपको कराने ही हैं। लेकिन ना कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा स्कैन कराने पड़ते हैं। वो कंडीशन देखो कैसे होता है, कई बार ऐसे होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो नीचे होता है। तो आपकी डॉक्टर आपको कुछ प्रिकॉशंस बताती है कि आपको ऐसे रहना है, तो उसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके भी 4 तरीके की स्टेजेस होती हैं। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो इंटरनल ऑस मतलब बच्चेदानी का, मोटी-मोटी भाषा में अगर आप इसे समझना चाहते हैं, तो बच्चेदानी के मुँह पे और ना लगे, ऐसे करके हमें समझाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, फीमेल को स्पॉटिंग होती रहती है। तो वो जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो सम 80% केसेज़ में प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है और ये रिज़ॉल्व हो जाती है लेवल 2 स्कैन तक। लेकिन अगर रिज़ॉल्व नहीं होती और ये पर्सिस्टेंट रहती है तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें ऑर्डर नीचे है और हल्की-हल्की स्पॉटिंग आती रहती है। लेकिन ये कभी भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस में एकदम से जा सकती है और बच्चा भी बच्चे को भी अफ़ेक्ट हो सकता है, मदर भी अफ़ेक्ट हो सकती है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना होता है। उस कंडीशन में थोड़े ज़्यादा स्कैन हो सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन होता है कि आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा है, हार्ट बीट नहीं आई है, तो 2 वीक के बाद फिर से स्कैन करना होगा। स्कैन कर लिया, हार्ट बीट आ गई बट सब कोरोनल हेमाटोमा है, तो वो कंडीशन हो गई। उसमें भी मतलब एंटीपार्टम हेमरेज, जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है फीमेल को, आपकी डॉक्टर ये एश्योर करना चाहेगी कि कॉज़ क्या है ब्लीडिंग का और वो ठीक हो गई या नहीं हो गई। एक कंडीशन और होती है जहाँ पे जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बेबी ग्रो नहीं कर रहा है यूट्रस के अंदर, मदर के अंदर, तो उसमें हमें थोड़ा फ्रीक्वेंटली स्कैन कराने पड़ते हैं, डॉपलर्स कराने पड़ते हैं। और हो सकता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गई और कोई फीमेल को कोई प्रॉब्लम है। कुछ कंडीशन होती है जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, उसमें 4 अल्ट्रासाउंड से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराए जा सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है और कोऑपरेट करना है उस कंडीशन में, है ना? पैनिक नहीं करना, बिकॉज़ इट्स फॉर योर मतलब बेबी के लिए है, मदर के लिए है। एक ना मिसकंसेप्शन है कि नॉर्मली होनी थी लेकिन ज़बरदस्ती सिज़ेरियन कर दिया, अब क्या करें मैम बताइए? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर मतलब ज़बरदस्ती सिज़ेरियन नहीं करेगा। रूटीनली नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब कुछ ठीक है, मदर हेल्दी है, बेबी हेल्दी है, पोज़ीशन ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी किस केसेज़ में होती है देखो, अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक हुई है, बच्चे का वेट ठीक है और मदर का जो पेल्विस है वो बिल्कुल नॉर्मल है और कोई भी सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, तो वो नॉर्मल पेन आएँगे, उसमें बच्चे ने नॉर्मल पोज़ीशन ले रखी है, नॉर्मल अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली पेन हो गए हैं, तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हम कन्फ्यूज़न में होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन होगी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, परफेक्ट नॉर्मल, लेकिन बच्चे ने लैटिंग कर दी, बच्चे के गले में जो अर्नल फँसी हुई थी, वो टाइट होने लग गई है, बच्चे का हेड नीचे नहीं आ रहा है, 2 दिन से लेबर में है और अब मदर एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है और बच्चे की हार्ट बीट जो है वो फ्लक्चुएट होने लग गई है। उस कंडीशन में सिज़ेरियन करना बेटर है। क्यों? क्योंकि आप एक हेल्दी बेबी चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपके बेबी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, डिलीवरी के दौरान उसको ऑक्सीजन सप्लाई मतलब हैम्पर हो जाए और वो सेरेब्रल पाल्सी में चला जाए और अब डिलीवरी होने ही वाली है। तो अगर मेकोनियम हो गया देन इट्स ओके, वो पेन आ रहे हैं, योर गायनी कैन डिलीवर दैट बेबी एंड पीडियाट्रिशियन इज़ देयर, ही विल और शी विल टेक केयर ऑफ द बेबी। बट कई बार क्या होता है कि मेकोनियम पहले ही आ गया, बेबी डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है और अभी नीचे से ओपनिंग नहीं हुई है और फुल डायलेटेशन नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में भी आपकी गायनी सिज़ेरियन करना ही प्रेफ़र करेगी। तो इसको अंडरस्टैंड करें, उसको डिस्कस करें और कोऑपरेट करें रेदर दैन कि आप अपनी उस पेशेंट को कहीं और ले गए, वो ले गए। उस दौरान क्या होता है कि बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, उसे मेकोनियम एस्पिरेट कर लिया, अब वो निक्कू में जाएगा, अब वो नर्सरी में रहेगा, तो अननेसेसरीली आप बर्डन्ड हो जाएँगे। फिर आप न बेबी भी हेल्दी नहीं मिलेगा, मदर भी इमोशनली हेल्दी नहीं रहेगी। थर्ड जो कंडीशन आती है
कुछ फिक्स्ड कंडीशन है, उसमें सिज़ेरियन ही होना है। उसमें आप चाहे फिर आप कहीं भी कितनी भी डॉक्टर्स बदल लें, कितने भी हॉस्पिटल बदल लें, उसमें होना ही सिज़ेरियन है। जैसे कि अगर आपकी पेशेंट प्लेसेंटा प्रीविया है और प्लेसेंटा बिल्कुल कंप्लीट कवरिंग द ऑस है, तो वी कांट टेक दिस रिस्क कि हम मदर को मतलब उसकी लाइफ़ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया की जो ब्लीडिंग होती है बहुत टॉरेंशियल होती है और ये सडनली इतनी ब्लीड होती है कि मदर की जान को, बच्चा तो है ही इफ़ेक्ट होगा, मदर की जान को खतरा है। तो इसमें आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोच ही नहीं सकते। सेकंड होता है एब्रप्शन, मतलब मदर को प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन थी, उस केस में हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया कि अंदर से प्लेसेंटा अपनी जगह से हट गया और ब्लीडिंग होने लग गई है। तो उसमें क्या होता है कभी भी बच्चे की धड़कन एकदम से खत्म हो जाएगी, आईयूडी हो जाएगा, तो डोंट टेक रिस्क, उसमें सिज़ेरियन होना है। ठीक है, अगर वो डायलिटेशन नहीं हुई, एब्रप्शन हो गया है, प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो है वो हैंडल नहीं हो पाई। प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में सिज़ेरियन नहीं करना है, लेकिन प्रेग्नेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की वजह से, प्री-एक्लैम्प्सिया की वजह से अगर एब्रप्शन हो गया है, प्लेसेंटा अपनी जगह से हट गया है और अभी लेबर में बहुत टाइम है, तो उस कंडीशन में भी आपकी गायनी सिज़ेरियन करेगी ही करेगी। थर्ड होता है सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, बेबी बहुत गुड साइज़ है, हेल्दी बेबी है, लेकिन मदर का जो हड्डी का रास्ता है नीचे से पेल्विक जो है पेल्विक बोन है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, वहाँ से बेबी का हेड निकल ही नहीं सकता। और ये जो लास्ट विज़िट थी उसमें आपकी गायनी ने असेस कर लिया था, बट भी उससे शॉर्ट ट्रायल देके देखा कि अगर ये ओपन होता है, बट वो नहीं हो रहा है, तो उसे सिर्फ पेल्विक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। उस केस में भी देखो आपकी डॉक्टर सिज़ेरियन ही करेगी, बिकॉज़ शी वांट्स टू गिव यू अ हेल्दी बेबी। और लास्ट एक कंडीशन होती है कि मदर है उसको एक्लैम्प्सिया हो गया, फिट्स थ्रो होने लग गए हैं, है ना? और उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होने लग गई है, मदर को आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और हमने उसे इंड्यूस कर दिया मान लो मेडिसिन्स वगैरह से, लेकिन अभी प्रोलॉन्ग लेबर है, लेबर में बहुत टाइम लगेगा, उस दौरान मदर की तकलीफ बढ़ सकती है, तो उस कंडीशन में भी आपकी डॉक्टर सिज़ेरियन ही प्रेफ़र करेगी। एंड तो ये जो मैंने कुछ कंडीशंस आपको बताई हैं, इसमें होना ही सिज़ेरियन है, चाहे आप किसी भी जगह चले जाएँ, तो डोंट चेंज योर डॉक्टर, बी कोऑपरेटिव विद हर, डिस्कस विद हर एंड गो फॉर सिज़ेरियन। सिज़ेरियन से हमें इतना डरना नहीं है, इट्स ओके, नॉर्मल डिलीवरी इज़ वेरी गुड, बट अगर हमें हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी चाहिए और एकदम एब्सोल्यूट कंडीशंस बन रही हैं सिज़ेरियन की, तो आपको सिज़ेरियन के लिए ओके बोल देना चाहिए। और अब तो टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है, सिज़ेरियन इतना अच्छे से होता है, मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहेंगे, है ना? तो इसमें पैनिक नहीं करना है। मैंने आपको आज इतने सारे पॉइंट्स बताए, ये सब बताए, ये इसका जो रियल मैसेज है वो ये है कि फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी फ़ील करे, हेल्दी फ़ील करे और सपोर्टिव फ़ील करे, ठीक है? और डिलीवरी के बाद एक कंप्लीट फैमिली हो और हेल्दी फैमिली हो। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी पार्टनर का ना बिल्कुल ध्यान रखें, उसके इमोशनल, हार्मोनल जो हार्मोन्स की वज़ह से टेम्पर टेंट्रम्स हो रहे हैं, उसका ना एक बेबी की तरह ख़्याल रखें। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप एंटीनेटल में उसका इतना अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो पोस्टनेटल में जो पोस्टपार्टम ब्लूज़, डिप्रेशन वो सब आप फेस नहीं करेंगी। तो एक हेल्दी फीमेल होगी, एक हेल्दी बेबी होगा, एक हेल्दी फैमिली होगी और आप एन्जॉय करेंगे। ये 9 मंथ की जर्नी बहुत ही सूदिंग रहेगी। थैंक यू।